स्वागत है आपका मेरी करंट अफेयर्स ऑब्जर्वेशन सीरीज में, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ ही अन्य एग्जाम के लिए अत्यधिक सहायक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का सबसे पहली खबर है, अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण संबंधी मुद्दों की जांच हेतु आयोग का गठन। अगर हम इसे यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो ये सामान्य अध्ययन के विषय, पेपर 1 के विषय सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदाय, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 11वें विस्तार को मंजूरी दे दी है। अगर इससे हम प्रश्न की बात करें तो आपको ये प्रश्न बनेगा कि ओबीसी के किस अनुच्छेद से लिंक किया गया है। ओबीसी आयोग का अगर हम लिंकेज देखें तो ये आर्टिकल 340 से किया गया है। साथ ही साथ इस आयोग की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस द्वारा अदर बैकवर्ड क्लासेस के उप वर्गीकरण का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसीज को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में ओबीसी समूह के उप वर्गीकरण संबंधी विषयों का अन्वेषण करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगर इसको हम सरल शब्दों में समझें तो इस प्रकार है कि ओबीसी क्लासेस में क्या किया गया, अगर उनमें देखा गया कि जिनके अंदर सब क्लासेस बनाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, जिससे कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को और बराबरी का मौका मिल सके, उसके लिए 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। साथ ही साथ इसको बनाने का अधिकार क्योंकि देश के राष्ट्रपति के पास है, तो उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 347 के द्वारा इस क्लास को बनाया, और जो कि न्यायमूर्ति जी रोहिणी जो उस समय रिटायर हो चुके थे उनकी अध्यक्षता में गठन किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करने हेतु तो अपने आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। इस आयोग में राष्ट्रपति जिन व्यक्तियों को अन्वेषण हेतु उचित समझेंगे सम्मिलित कर सकते हैं, अर्थात ये पूरे राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है वो किसको इसका अध्यक्ष बनाए, किसको इसका सदस्य बनाए। तो आपके लिए प्रश्न इसमें ये उठता है कि जो ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका गठन किस आधार पे किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम पूछा जाता है कि किन आधारों पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया या अन्य पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया, अन्य पिछड़े वर्ग लोगों को जाना गया कि पिछड़े हैं या नहीं पिछड़े हैं। तो सिर्फ इसके दो आधार हैं, सामाजिक और शैक्षणिक। तो आपको ध्यान देना होगा सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस ही अदर बैकवर्ड क्लास के होने का मेन रीजन है। अगर इसके संवैधानिक आधारों की बात की जाए तो संविधान के प्रावधान समता के अधिकार जो कि संविधान हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, उसमें सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 14 में वित्त के समझ समानता गारंटी प्रदान की गई है, अर्थात लॉ के आगे सभी लोग बराबर होंगे, जो कि आर्टिकल 14 में बात कही गई है। इसका अर्थ है कि गैर बराबरों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उन्नत वर्गों के साथ समान स्तर पर लाने हेतु गैर बराबरों के उत्थान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अगर एक अमीर है दूसरा गरीब है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों की पृष्ठभूमि बराबर है, अतः गरीब को उतने मौके दिए जाएं या उस लेवल तक लाया जाए, चाहे वो सरकार के द्वारा किया जाए या समाज के द्वारा किया जाए, जिससे कि वो उन्नत वर्ग के बराबर पहुंच सकें। इसी के प्रावधान की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 16(4) के अनुसार राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है यदि राज्य की राय में इन समुदायों का राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर राज्य को ऐसा लगता है कि उनके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में या लोगों जो वहाँ की प्रशासनिक लोग हैं या जो वहाँ के कर्मचारी हैं उसमें किसी खास वर्ग का या कुछ वर्गों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो उनके लिए रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर सब क्लास बनाने की आवश्यकता ओबीसी में पड़ क्यों रही है। इसका मेन रीजन क्या है, जब ओबीसी समूह बनाए गए थे तो ओबीसी उप वर्गीकरण में ओबीसी समुदाय के मध्य अधिक पिछड़े समूहों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में ओबीसी के कोई उप वर्गीकरण नहीं है तथा सभी समुदायों को संयुक्त रूप से 27% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। हालांकि ओबीसी में
क्रीमी लेयर का प्रावधान जरूर किया गया है, लेकिन अगर आप गौर देखें तो ओबीसी में कुछ खास वर्ग के लोग या खास वर्ग के समुदाय ही फायदा उठा रहे हैं, जबकि कुछ अन्य जातियां उतना फायदा नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि जो जातियां पहले आगे निकल गई उन्हीं के बच्चे आज रिजर्वेशन की फायदा उठा रहे हैं ओबीसी में, जिसे कुछ हद तक क्रीमी लेयर के द्वारा रोका गया है। लेकिन अगर जो अन्य जातियाँ जो पिछड़ गई हैं, उनको भी आगे लाना है, तो सब क्लास करके जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको रिजर्वेशन की बात को इसमें शामिल किया गया है। आज की हमारी अगली खबर है सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान। अगर हम इसे यूपीएससी के पेपर के साथ लिंक करें तो हम देखते हैं सामान्य अध्ययन 2 के विषय भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताओं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना को इसमें शामिल किया जाता है। हाल ही में संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर के 11 सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर आतंकी समूहों के साथ संबंध रखने के लिए बर्खास्त कर दिया। अगर हम इससे प्रश्न देखें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है या पूर्ण प्रदेश है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में यूटी के दर्जा दिया गया है। और हम बात करें तो यहाँ के अभी राज्यपाल जो वहाँ पे उन्हें उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, कौन है? तो उनका आंसर है मनोज सिन्हा। और अगर किसी सरकारी कर्मचारी को जो कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त होता है तो उसे वहाँ का राज्यपाल किस अनुच्छेद के आर्टिकल के आधार पर हटा सकता है, तो वो है 311(2)(c)। तो देखते हैं संविधान में इसका क्या प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 311 ये कहता है कि संघ राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को रिमूव करने, पद से हटाए जाने या पदावनत करने अर्थात टू बी फायर्ड और डिमोटेड से संबंधित है। 311 का मतलब वहाँ पे अधीन सिविल सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको हटाने का, उनको फायर करने का, उनको डिमोटेड करने का पार्ट इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ शब्दों को मैंने इंग्लिश में इसलिए कन्वर्ट कर दिया है कि हिंदी में शायद आपको कठिन लगे, इसलिए साथ ही साथ मैंने उसमें साथ उनकी इंग्लिश लिख दी है। अनुच्छेद 311(2) के अनुसार किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर दिए बगैर उसे पदच्युत अर्थात रिमूवर या पद से नहीं हटाया जाएगा या अवमुक्त नहीं किया जाएगा। जहाँ 311 आर्टिकल हटाने की बात करता है, वहीं 311(2) बात ये करता है कि उसको बिना सुनवाई का अधिकार, जिस भी कर्मचारी को हटाया जाएगा तो उसको पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा, जिसको उसे लगे उसका अन्याय तो नहीं हुआ है। वहीं अनुच्छेद 311(2) ये कहता है व्यक्ति को आपराधिक आरोपों पर सिद्ध दोष ठहराए जाने पर जांच संबंधी संरक्षण उपाय लागू नहीं होंगे। अगर किसी व्यक्ति पे आपराधिक आरोप सिद्ध हो गए हैं तो फिर उस पे ये किया जाए कि जांच करके उसको देखा जाए, उसको संरक्षण दिया जाए, वो प्रावधान नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 311(2)(b) के अनुसार जहाँ किसी व्यक्ति को रिमूव करने या पद से हटाने या उसको डिग्रेडेड करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा कि इस मामले में जांच करना युक्त रूप से साध्य नहीं है, नॉट रीजनेबली फिजिबल, तो इस स्थिति में जांच संबंधी सेफगार्ड्स लागू नहीं होंगे। अर्थात अगर वहाँ का जो इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन है, इंचार्ज अधिकारी है, उसको लगता है कि ये वहाँ के उसके ऊपर जांच करना उसके लिए रीजनेबल नहीं होगा, तो वो जांच नहीं करेगा और उससे उस पर कोई बाध्यता नहीं होगी। साथ ही साथ अनुच्छेद 311(2)(c) ये कहता है जहाँ यथास्थिति जिसका प्रयोग मनोज सिन्हा जी ने किया है, उसमें क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को समाधान हो जाता है कि राज्य में सुरक्षा के हित में समाचार नहीं है तो ऐसी जांच की जाए। इस स्थिति में जांच संबंधी संरक्षण उपाय लागू नहीं होंगे। अर्थात अगर यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है उसकी जांच की जाए, उसको कैद किया जाए, उसको सजा दी जाए, तो वो जांच नहीं कराएगा। तो इस हित में कर्मचारी को वो सीधे आरोप, अगर आरोप सिद्ध हो गए हैं तो सीधे उस पर दोष और उसके उसके क्या क्या उस पर उसको केस लगेगा वो लगाए जाएंगे। तो ऐसे हालातों में देखते हैं आखिर फिर कर्मचारी के पास बचता क्या है, वो आखिर क्या करे इन हालातों में। तो जो बर्खास्त कर्मचारी यानी सस्पेंडेड जो एम्प्लॉय है उसके पास एकमात्र उपाय क्या रह जाता है, वह हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती देता है। तो आपके पास प्रश्न से ये बनता है, अगर आर्टिकल 311(2)(c) के तहत किसी को दोष सिद्ध साबित किया जाता है और उसकी जांच भी नहीं की जाती है, तो वो अपने आप को कैसे बचा सकेगा? तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा हाई कोर्ट में जाए और सरकार के फैसले को चुनौती दे।
आइए अब देखते हैं आज की अगली खबर, वो है यूवीसी तकनीक। तो देखते हैं हाल ही में चर्चा क्यों है। संसद में सरस कोव 2 के वायु संचरण को कम करने के लिए शीघ्र पराबैंगनी सी अल्ट्रावायलेट सी अर्थात यूवीसी कीटाणु शोधन तकनीक लगाई जाएगी, क्योंकि संसद में बैठकें होती हैं और लोगों को हवा के द्वारा कोरोना ना हो जाए, इसीलिए सरस कोव 2 बचने के लिए अल्ट्रावायलेट सी कीटाणु शोधन तकनीक को लगाया जा रहा है। तो अगर हम इसका देखें कि इस टेक्नोलॉजी का संबंध यूपीएससी के किस पेपर से है, तो ये सामान्य अध्ययन के 3 विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकियों का विकास से संबंधित है। तो अगर हम देखें कि अल्ट्रावायलेट सी को किसने बनाया है, इस तकनीक कीटाणु शोधन तकनीक को किसने विकसित किया है, तो इसका आंसर है इस प्रणाली को सीएसआईआर अर्थात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन यानी काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सीएसआई द्वारा विकसित किया गया है। तो आपसे ये प्रश्न बनेगा कि अल्ट्रावायलेट सी को किसने विकसित किया है, तो इसका आंसर होगा CSIR जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए बात करते हैं सिस्टम आखिर है क्या। एक ये सिस्टम हर तरह की मौजूदा वायु वेगाओं में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, अर्थात इसको इस तरह बनाया गया है कि कोई भी कैसी भी कण हो उनमें फिट करने के लिए वायु में इसको लगाया जा सकता है, और इसमें उस स्थान पर रहने के समय और यूवीसी तीव्रता का उपयोग करते हुए विषाणुनाशक खुराक को मौजूदा स्थान के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। अर्थात इस मशीन के अंदर विषाणुनाशक डोज को डालकर वहां पर यूवीसी इंटेंसिटी को कम करने का कार्य किया जाता है। तो अब अभी कुछ ये भी आपको हम बताने वाले थोड़ी देर में कि आखिर यूवीसी क्या है। ये यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक प्रकार है। यूवीसी प्रकाश की कैलिब्रेटेड लेवल द्वारा एरोसोल कणों में मौजूद वायरस निष्क्रिय हो जाता है। एरोसोल कण वो होते हैं जो हवा में लटके पाए जाते हैं। जब इनको यूवीसी रेडिएशन द्वारा कैलिब्रेटेड लेवल पे लाया जाता है तो वो इन वायरस को निष्क्रिय कर देता है, जिससे उनका नुकसान वहाँ पे बैठे लोगों में नहीं होता है। इस सिस्टम का ऑडिटोरियम, मॉल, शैक्षणिक संस्थानों, नो एसी बसों और रेलवे आदि जगहों में उपयोग किया जा सकता है। यानी खुले चीज़ों में, खुले स्थानों पर और बंद स्थानों पर इनका उपयोग आसानी से किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा यूज की वाली रेडिएशन है यूवी रेडिएशन। तो आखिर यूवी रेडिएशन होती क्या है, उसका क्या उपयोग है, तो आइए देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थात पराबैंगनी विकिरण एक्स-रे और दृश्य प्रकाश के बीच विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक फिजिक्स का टर्म है, जिसमें अगर आपको मोटा और आसान भाषा में बताएं तो क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर 7 रेडिएशन पाई जाती हैं, जिस जिसमें अगर हम उनकी तीव्रता के हिसाब से देखें या फिर हम उनकी वेवलेंथ के हिसाब से देखें, तो हम देखते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी इधर आप देखेंगे ज़्यादा है और इधर फ्रिक्वेंसी कम है। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा से फ्रिक्वेंसी कम की तरफ, या फिर इसका उल्टा कहें, इधर वेवलेंथ कम है, इधर वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वेवलेंथ कम से ज़्यादा की तरफ जाएं तो सबसे पहले मिलती है गामा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इसीलिए इसमें कहा गया है कि एक्स रे और विजुअल रे के बीच में पाई जाती है अल्ट्रावायलेट रेज। तो आपको भी 2 टर्म आए हैं कि सबसे पहले वेवलेंथ क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अगर हम इसको समझें, आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर कोई भी वेव 1 सेकंड में कितनी बार निकल जाती है, कितनी लेंथ तय कर लेती है, तो कितनी बार वो चली, उसका टोटल साइकिल को बोलते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी। तो जितनी जल्दी चलेगी उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, और जितनी स्लो चलेगी उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जल्दी कम से यहाँ मतलब क्या होता है कि अगर ये वेवलेंथ है तो वेवलेंथ को हम कैसे नापते हैं, एक उसका पूरा साइकिल पहले चेक करते हैं। तो अगर ये पूरा वेवलेंथ है तो हम देखते हैं इसके ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है क्रेस्ट और नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है ट्रफ। तो या फिर 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी हो या फिर 2 ट्रफ के बीच की दूरी हो, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी तो हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, और वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उतनी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें आपको क्या बताया गया है। इसमें अगर हम देखें कि इन फ्रिक्वेंसी में इन फ्रिक्वेंसी के द्वारा जिससे निकलते हैं तो साइज क्या होगा, साइज की बात करें
तो जहाँ गामा रेज एटॉमिक न्यूक्लियाई के बराबर होती हैं, वहीं एक्स रे एक एटम के बराबर होती हैं, अल्ट्रावायलेट मॉलिक्यूल के बराबर होती हैं, विजुअल रे प्रोटोजोआ के बराबर हो सकती हैं, इंफ्रारेड पिन हेड के बराबर होती हैं, छोटे से बटन जो शर्ट का बटन उसके बराबर होती हैं। उसके माइक्रोवेव की बात करें तो हनी बी के बराबर होती हैं, और रेडियो वेव एक ह्यूमन से लेकर बिल्डिंग के बराबर तक उनकी वेवलेंथ हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट के बारे में आप आगे क्या है। सूर्य का प्रकाश परावैंगनी विकिरण का सबसे आम रूप है, यानी कि सूर्य से जो हमारे पास रेडिएशन पृथ्वी तक आती हैं उसमें हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी मिलती हैं, जिनमें मुख्यतः 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पाई जाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे पास आ रही है सूर्य से, वो उसके भी 3 सब टाइप हैं। 3 सब टाइप कौन से हैं? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, अर्थात अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो आइए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जहाँ यूवी ए तरंगों की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी है, वही यूवी बी किरण तथा यूवी सी किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। मतलब अगर वेवलेंथ की बात करें और ऐसे हम इसको बढ़ाते जाएं यूं करके, ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको मिलेगी कौन सी? सी। यहाँ पे कौन सी आपको मिलेगी? बी। और यहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी? ए। ठीक है। तो ए की वेवलेंथ सर्वाधिक है, उसके बाद बी, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सी। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? सी की। यूवी ए और यूवी बी किरणों का संचरण वायुमंडल के माध्यम से होता है, जबकि पृथ्वी की ओजोन परत द्वारा सभी यूवी सी तथा यूवी बी किरणें अवशोषित हो जाती हैं। यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो तो आ जाती है पृथ्वी तक, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो ऊपर जो वहाँ पे पाए जाने वाला हमारी ओजोन लेयर है उसके द्वारा अवशोषण हो जाता है। तो सी तो वही अवशोषित हो जाती है, और ए कहाँ जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में। तो बची यूवीबी। तो बी, बी का काम क्या है? आधा, क्योंकि बी बीच की है तो बी की आधा अवशोषण हो जाता है वायुमंडल में, और आधा अवशोषण हो जाता है कहाँ पे? ओजोन लेयर के द्वारा। इस प्रकार हम जिन अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं उनमें अल्प मात्रा में यूवी बी पाई जाएगी, शायद अधिकांश यूवी ए होती है, यानी जो हमारे पास जो हमारे त्वचा को टच करती हैं, जो हार्म पहुंचाती हैं, उसमें मैक्सिमम रेडिएशन कौन सी होती है? यूवी ए, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। और यूवी सी की क्योंकि वेवलेंथ कम थी तो उसको क्या हुआ? उसको ओजोन ने ऑब्जर्व कर लिया, और क्योंकि कुछ हिस्सा यूवी वी का भी आया तो वो भी हमें आती है। तो आइए देखते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग क्या है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी परावैंगनी विकिरण का प्रयोग सामान्यतः सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है, इसलिए इस मशीन में यूवीसी लगाई गई है। परावैंगनी रोगाणुजनक विकिरण अर्थात यूवीजीआई, अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन, जिसको यूवीजीआई के नाम से जाना जाता है, जिसे यूवीसी भी कहा जाता है। तो यूवीजीआई को ही नाम क्या है? यूवीसी। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? डिसइंफेक्शन में किया जाता है। यूवीजीआई का प्रयोग भोजन, हवा, जल शोधन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो अभी तक तो आपने देख लिया यूवी रेडिएशन क्या होती है, उसके सब टाइप क्या है, संसद में कौन सी लगाई जा रही है, लेकिन हम देखते हैं क्या ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। तो अभी जो रिसर्च में इसमें ये पाया गया है कि इस उपकरण को विशेष रूप से निर्जीव चीजों अर्थात जिसमें कोई जान नहीं है उनको कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। इसलिए इस उपकरण में प्रयुक्त यूवीसी विकिरण जीवित प्राणियों के त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है, ये संभावना बताई जा रही है, क्योंकि इसको बनाया गया है ऐसे चीजों को डिसइंफेक्टेड करने के लिए जिसमें जान नहीं है, और हमको यूज कर रहे हैं मनुष्यों के ऊपर। हो सकता है इनके इन्फेक्शन कहाँ त्वचा और आंखों में देखे जाएं। तो आपके लिए इसमें प्रश्न यही होगा, एक तो आप यूवी रेडिएशन के बारे में थोड़ा सही से पढ़ लें, और दूसरा क्या होगा, इसको कहाँ लगाया जा रहा है? इसको कहाँ लगाया जा रहा है? भारतीय संसद के अंदर। आइए हम देखते हैं आज का नया टॉपिक या नई खबर। तो ये सबसे, मेरे हिसाब से इस न्यूज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। वो क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा। खबर क्या है? नए यूरोपीय जलवायु कानून बनाए गए हैं। तो अगर इसका हम पेपर से लिंक देखें तो ये सामान्य अध्ययन के पेपर 3 विषय संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन आज से संबंधित है। तो क्योंकि आपको पता है आज के सबसे हीट टॉपिक्स में एक टॉपिक है पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का डिग्रेडेशन, पर्यावरण की हानियाँ, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अपने 27 सदस्य देशों से जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने के लिए फिट फॉर 55 शीर्षक से विश्व के कुछ सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रस्तावों को पेश किया गया है। ये उपाय वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए यूरोपीय संघ का रोड मैप है। तो अगर इतनी लाइन से अगर आपका प्रश्न बनेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि
वन लाइन प्रश्न यहाँ से ही बनते हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं कि यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो कितने हैं 27। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, इन्होंने जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने के लिए कौन सी शीर्षक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्या शीर्षक बनाया है, तो उसका है फिट फॉर 55। साथ ही साथ इसका तीसरा प्रश्न ये होगा कि इनका टारगेट क्या है, तो इनका टारगेट क्या है, इनका टारगेट ये है कि 1990 में ये जितना उत्सर्जन या एमिशन कर रहे थे उस तुलना को 2030 तक कितना कम करना है, 55% तक कम करना है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखते हैं कि रोड मैप के प्रमुख पॉइंट क्या हैं, क्या मेन फीचर है इसके। तो मेन पॉइंट क्या है, पूरे यूरोपीय संघ में परिवहन, चाहे वो निजी हो या फिर वाणिज्यिक, दोनों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। उदाहरण के लिए 2035 में यूरोपीय संघ में दहन इंजन वाली कारों का उत्पादन नहीं किया जाएगा। दहन इंजन वाली कारें वो होती हैं जो कि डीजल से चलती हैं, तो इसमें क्या है 2035 के बाद में डीजल से चलने वाली कारों को यूरोप में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। उसका अगला पॉइंट क्या है, विमानन और समुद्री परिवहन में पारंपरिक ईंधन के स्थान पर कोई संवहनी विकल्प अपनाने वाले देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, अर्थात फाइनेंशियली इनका इंसेंटिव मिलेगा उनको। अगर ऐसे देश जो अभी हमारे पेट्रोलियम है या फिर अन्य ईंधन से चलने वाले जो वाहन है उनके स्थान पर अगर पत्तनों को कोई अल्टरनेटिव विकल्प तलाशते हैं, कोई ऐसी ऊर्जा तलाशते हैं जो वायुमंडल के लिए हानिकारक नहीं है, तो उनको क्या दिया जाएगा, वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ पेट्रोल और गैसोलीन ईंधन पर न्यूनतम करों की दर में महत्वपूर्ण अंतर में वृद्धि की जाएगी और इसी तरह की टैक्स वृद्धि मिट्टी के तेल जिसे केरोसिन बोला जाता है पर भी लागू होगा, अर्थात जो पेट्रोलियम से चलेंगे उन पर टैक्स ज़्यादा होंगे, जो स्वच्छ ईंधन पे चलेंगे उन पर टैक्स कम किए जाएंगे, जिससे कि लोग स्वच्छ ईंधन की तरफ मूव हो जाएं। तो साथ ही साथ अगर हम देखें कार्बन सीमा के बारे में भी बात इसमें की गई है। तो कार्बन सीमा क्या है, प्रस्तावित कार्बन सीमा के तहत समूह के बाहर उत्पादित कुछ वस्तुओं पर उनके कार्बन पद चिन्हों यानी कार्बन फुटप्रिंट्स के आधार पर कर आरोपित किए जाएंगे, जो कि यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित वस्तुओं के लिए मौजूदा मानकों के अधीन होंगे। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इससे ये अर्थ निकलता है कि अगर कोई भी देश जो यूरोपीय संघ से बाहर है उन्होंने कोई चीज़ का प्रोडक्शन किया और वापस उनको कहाँ भेजा, इस यूरोप संघ के अंदर भेजा, तो वो पहले ये देखा जाएगा कि आपने उस प्रोडक्शन करने के लिए कितने कौन सा जीवाश्म ईंधन यूज किया था, उसका कार्बन फुटप्रिंट्स क्या था। अगर कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है तो आपको उसके बदले में यहाँ पे आके अपनी चीज़ों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ कार्बन सीमा लागू करने के माध्यम से यूरोपीय संघ की कंपनियों को निम्न पर्यावरण मानकों वाले स्थानों से सस्ती सामग्री आयात करने से हतोत्साहित करने की योजना है। ऐसा क्या होगा, क्योंकि अगर इन चीज़ों से बनाएंगे और सामग्रियाँ अगर सस्ती मिलती हैं तो टैक्स हम बढ़ा देंगे, जब टैक्स बढ़ेगा तो सीधी बात है उन चीज़ों की क्या होगा, मूल्य अधिक हो जाएगा और उन अधिक मूल्य को क्या करेंगे, ये कंपनियां खरीद नहीं पाएंगी, क्योंकि वो उनको यहाँ के लोकल मार्केट्स की वैल्यू से ज़्यादा चीज़ों पे परचेज करना पड़ेगा। तो इस योजना के अगर हम लाभ की बात करें तो इसमें लाभ क्या है, सबसे पहले क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इसमें। साथ ही साथ यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि जब यहाँ पे कोई भी गैर प्रदूषण हानिकारक पदार्थ नहीं निकलेंगे तो उनको सीधे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हरित प्रौद्योगिकी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी में नवाचार को बढ़ावा देकर यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा में योगदान करने में ये सहायता देगी। तो ये तो लाभ आपको दिखाई पड़ गए। तो हम देखते हैं कि कुछ चुनौतियां हैं, लाभ से कहीं ज़्यादा मुझे चुनौतियां इसमें नजर आती हैं। चुनौतियां सबसे पहले क्या है, इसके आखिर इस डील को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी। तो इसकी सबसे पहली चुनौती क्या है, यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देश अन्य देशों की तुलना में गरीब हैं, क्योंकि सभी लोग बराबर के अमीर नहीं होते हैं, कुछ अमीर देश हैं कुछ गरीब देश हैं। इंसानों में, समाज में, समुदाय में ये पाया जाता है, तो देशों में तो होना लाजमी है। तो जो देश गरीब हैं तो इन देशों के लिए ब्रुसेल्स टारगेट जो बनाए गए हैं उनके अनुसार प्रगति करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके वही प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जबकि अन्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं उद्योगों पर आधारित हैं जो कि प्रवृत्ति के अनुसार अधिक उत्सर्जन पैदा करती हैं। तो इसलिए क्या होगा कि इसमें एक यहाँ पे क्या होगा, दोनों बराबरी नहीं हो सकती है। अगर इसकी दूसरी कमी की तरफ देखा जाए तो इम्प्लीमेंट करने को क्या है, नए यूरोपीय जलवायु कानून लागू करना राजनीतिक रूप से भी कठिन होगा, क्योंकि वर्तमान में कई सदस्य देश यूरोपीय व्यापी कई अन्य मुद्दों विधि का शासन से लेकर मानवाधिकारों संबंधी पर बटे हुए हैं। यानी कि आपको पता है कि कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करना, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना तभी अच्छे तरीके से हो सकता है जब उसमें डिजायर अच्छे से हो, उसमें क्या हो, उसमें लोगों की इच्छाएं हों अपने उसको लागू करने की। अगर राजनीतिक दल के मेन मुद्दे मानवाधिकार संबंधी, विधि के शासन संबंधी रहेंगे तो कहाँ वो इनकी बात करेंगे। और ऐसी संभावना हो सकती है कि जलवायु परिवर्तन पर जारी इस बहस का उपयोग
अन्य विवादों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करे कि मैन तो ये हो जाए, बस इनको थोड़ा नॉर्मली बात कर ली जाए। अगर तीसरी इसकी खामी देखें तो यहाँ पे स्पेशलिस्टों का ये भी कहना है, हालांकि इन नीतियों को पहले लागू करना तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव है, किंतु इस तरह ये ग्रीन डील ग्लोबल वार्मिंग को 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। विशेषज्ञ यहाँ तक कहते हैं, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर भी दिया है तो भी आपने जो उनके टारगेट बनाए हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो 5 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर रोकना है, वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसकी चौथी अगर खामी देखें तो क्या है, इस कानूनों से यूरोपीय संघ भले ही कार्बन तटस्थ हो जाए, किंतु अन्य विकासशील देशों द्वारा उत्सर्जन में तीव्र वृद्धि होती रहेगी। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूरोपीय संघ इस चीज़ को अपनाता है, बाकी वर्ल्ड के सभी देश को नहीं अपनाएंगे, तो उसके इतने चाहने पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री के पास एक तो रुपया नहीं है, दूसरा क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, और फिर इच्छा शक्ति की कमी भी है। तो अगर ये नहीं अपनाएंगे तो वहाँ से होगा क्या कि जो यूरोपीय संघ है वो तो अपना लेगा, लेकिन बाकी जो विकासशील देश नहीं अपनाएंगे, तो पूरे विश्व पे इसका असर जो होगा उसमें खास अंतर नहीं लाया जा सकेगा। तो आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन अब वैश्विक चुनौती क्यों बनता जा रहा है, क्यों पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, क्या रीजन है कि सारे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ अगर यूरोप कर ले तो इससे कोई हल नहीं होगा जब तक कि पूरा देश इसमें पूरा विश्व इसमें शामिल ना हो। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, पृथ्वी ग्रह की जलवायु में होने वाले परिवर्तनों में से पूरी दुनिया में बदलाव आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि न केवल कोई एक सीमित क्षेत्र या फिर कोई कॉन्टिनेंट से प्रभावित है, बल्कि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित है। ऐसा क्यों है, देखते हैं मेन रीजन क्या है। पिछले 2 दशकों के दौरान 18 वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक गर्म वर्ष रहे हैं, और फॉरेस्ट फायर, हीट वेव्स और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाएं यूरोप और अन्य जगहों पर बार बार हो रही हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कनाडा के तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप देख रहे हैं कि कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा लग रहा है। तो ये चरम मौसमी घटनाएं आखिर है किसका रीजन। दूसरा क्या है, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, यदि तत्काल ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 2060 तक ग्लोबल वार्मिंग पूर्व औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगा। पेरिस समझौते में हमने टारगेट बनाया था कि हम औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करेंगे। ये तो यहाँ हो रहा है कि अगर अभी नहीं किया तो 2 और प्लस हो जाएंगे, यानी अंतर कितना हो जाएगा, हमारा टारगेट 4 डिग्री सेल्सियस, और इसे तरह सदी के अंत तक ये 5 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। अगर इसकी अगली चुनौती देखें तो क्या हो रहा है, वैश्विक तापमान में इस तरह के वृद्धि से प्रकृति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे कई इकोसिस्टम में अपरिवर्तनीय बदलाव होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता को अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही साथ उच्च तापमान और तीव्र मौसमी घटनाओं के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के लिए भारी नुकसान पहुंचेगा, और देशों की खाद्य उत्पादन क्षमता में बाधा उत्पन्न होगी। अगर हम और थोड़ा डिटेल में देखें तो सिर्फ यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, खाद्य प्रोडक्शन की क्षमता केवल यूरोपीय संघ में नहीं प्रभावित होगी, बल्कि पूरे विश्व में प्रभावित होगी। तो आखिर देखें आज समय की मांग क्या है, क्या यूरोपीय संघ कर रहा है वो उतना ठीक है, या पूरा वर्ल्ड करे तो उसमें क्या ठीक है, और आखिर इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों इतना जरूरी है। तो समय की मांग क्या कहती है कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 8% हिस्सा तो यूरोपीय संघ करता है। साथ ही साथ बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए विश्व के 2 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जन देशों, अगर हम 3 भी जोड़ लें तो इसमें अमेरिका, चाइना और भारत भी शामिल होगा। साथ अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अर्थात इसमें सभी देश जब मिलकर कार्य करेंगे तभी इस चुनौती का सामना किया जा सकता है, वरना ये हमारे हाथ से फिसल जाएगा। आइए देखते हैं आज का अगला टॉपिक, कर्नाटक पुलिस में अपराध स्थल अधिकारी। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा पूरे राज्य में 206 सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स अर्थात अपराध स्थल अधिकारियों की भर्ती करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये टॉपिक को अगर हम पेपर से लिंक करें तो ये सामान्य अध्ययन 3 विषय के विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाओं तथा उनके आदेश से संबंधित है। अगर इसमें प्रश्न बनेगा तो कौन सा राज्य है जिसने सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर को भर्ती करने की टारगेट किया है, योजना बनाई है, तो उसका आंसर क्या होगा, कर्नाटक। तो आइए देखते हैं सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर अर्थात एसओसी अधिकारी हैं कौन। अपराध स्तर अधिकारी रैंक में एसआई लेवल के समकक्ष होगा, और वह फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय का हिस्सा होगा, यानी कि वो फॉरेंसिक साइंस का भी थोड़ा ज्ञाता होगा, और साथ ही साथ उसकी रैंक क्या रहेगी, एसआई रैंक रहेगा। एसओसी अधिकारी यानी सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर फॉरेंसिक विज्ञान के साथ साथ अपराध स्तर पर साक्ष्यों की पहचान करेगा, उसको संग्रह करेगा, उसका संरक्षण करेगा, और इसमें उसको विशेषज्ञता हासिल होगी। तो आइए देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो कर्नाटक पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्नाटक पुलिस,
साक्ष्य संग्रह के लिए देश में पहली बार समर्पित अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। अभी तक यह पद्धति केवल विकसित देशों में प्रचलित थी। तो यहाँ पे प्रश्न आपको दो बनेंगे कि देश में पहली बार कहाँ पर समर्पित अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्राइम सीन ऑफिसर का पद पहली बार कब और कहाँ सृजित किया गया, कहाँ बनाया गया, तो इसका आंसर होगा 1961। कहाँ पे? लंदन। इसके साथ ही आइए थोड़ी रोजमर्रा की थोड़ी खबरों को देखते हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको जानना जरूरी होगा और कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न से आपके टकराई जाएंगे। तो सबसे पहला है कावड़ यात्रा। तो देखते हैं कावड़ यात्रा है क्या। कावड़ यात्रा बेसिकली क्या है? यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण यानी सावन माह में की जाने वाली एक तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा में भगवाधारी शिव भक्त आमतौर पर गंगा व अन्य पवित्र नदियों से पवित्र जल का घड़ा भरकर नंगे पांव यात्रा करते हैं। तो आइए आपको हम इनकी एक पिक दिखाते हैं कि आखिर ये यात्रा है क्या, क्या है इसमें। तो आप देखिए, जैसे ये है हमारी हरिद्वार हर की पौड़ी, यहाँ पे कांवड़ यात्री जाते हैं, ये गंगा के नदी पानी को भरते हैं अपने इसमें और इस तरह से उनको लटका के अपने अपने वापस घरों में आते हैं और इनको घरों में आके यहाँ पे रख देते हैं और इनका देखते हैं कि क्या इनकी पूजा की जाती है। तो आइए और डिटेल में देखते हैं क्या है। तीर्थयात्री इस जल को महत्वपूर्ण मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। आखिर यानी कांवड़ यात्रा किस देवता से संबंधित होती है? शिव से संबंधित है। पवित्र जल के घड़े को भक्त अपने कंधों पर एक सजी हुई कांवर में ले जाते हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, बिहार के सुल्तानगंज और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या या वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों से पवित्र जल घड़ों में भरा जाता है। उत्तर भारत की कांवड़ यात्रा की भांति दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण त्योहार कावड़ी उत्सव मनाया जाता है। कावड़ी उत्सव को भगवान मुरुगन के रूप में पूजा की जाती है। तो आपके इसमें प्रश्न क्या बनेंगे? पहला प्रश्न ये होगा कि कावड़ यात्रा किस देवता के लिए की जाती है, वो उनका क्या नाम है? शिव। और ये कहाँ की जाती है? उत्तर भारत में की जाती है। उसमें क्या किया जाता है? नदियों के जल को भरा जाता है। तो दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि दक्षिण भारत में कावड़ यात्रा के ही समतुल्य यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? उस त्योहार को जाना जाता है कावड़ी उत्सव को। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? वो है भगवान मुरुगन। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे वर्शिप लॉर्ड शिवा की जाने वाली यात्रा में मेन साइट्स जहाँ पे लोग पवित्र पानी को इकट्ठा करते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से ये यूपी और उत्तराखंड के इलाका, यहाँ से गंगा स्टार्ट होती हैं और यहाँ से होती होती कहाँ चली जाती है? महाराष्ट्र से होती सीधी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसमें कौन कौन से प्रोडेंट हैं? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। ये रहा गौमुख, ये आपका रहा हरिद्वार। फिर यहाँ पे थोड़ा मेरठ में लेते हैं, गाजियाबाद में लेते हैं, बाराबंकी है, अयोध्या है, यहाँ पे वाराणसी है और यहाँ पे क्या है? देवघर है। आज की अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है गोंकको गुनाडू। तो गोंकको गुनाडू क्या है? गोंकको गुनाडू आमतौर पर पश्चिमी तमिलनाडु क्षेत्र के हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। यह ना तो पिन कोड वाला स्थान है और ना ही किसी क्षेत्र को औपचारिक रूप से नाम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं गोंको नाडु आखिर तमिलनाडु किस क्षेत्र में बोला जाता है। ऐसा क्या है जिसमें ना तो पिन कोड वाला स्थान है और ना ही किसी क्षेत्र को औपचारिक रूप से यहाँ कोई नाम दिया गया है। तो ये आप जो मैप देख रहे हैं ये भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का मैप है। तो यहाँ पे जो इसका पश्चिमी भाग है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से राज्य। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये कौन है? पेपरे दीपत्ती यानी कि धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है एरोड, फिर है नीलगिरी, फिर है कोयम्बटूर, फिर है त्रिपुर। उसके बाद में क्या है? ओडनचट्टम। उसके बाद है दिसंगुली डिस्ट्रिक्ट। फिर है यहाँ पे ये वाली डिस्ट्रिक्ट है कारुल। फिर ये वाली डिस्ट्रिक्ट है नमक्कल और ये वाली डिस्ट्रिक्ट है साले। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। जो अगर ये नाम ही पूछा जाए कि किस राज्य से संबंधित कौन सा नाम है, गोंकको गुनाडू। तो देखते हैं तमिल साहित्य में इस प्राचीन तमिलनाडु के 5 क्षेत्रों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया था। अगर संगम साहित्य की बात करें तो गोंकको गुनाडू का एक अलग क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। यह तमिलनाडु के एक ओबीसी समुदाय गोंकको गुवेलाला गोंडारू गौ से लिया गया है, जिसे राज्य के इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण उपस्थिति है। तो ये ओबीसी समुदाय संबंधित यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये आप नाम देख लीजिए। ये देश भारत है, इसके दक्षिण राज्य ये रहा। इसी का मैप यहाँ आपको दिखाया गया है, ये तमिलनाडु। अगला और आखिरी टॉपिक है कोमोटेक्सिस। तो आपको देखना पड़ेगा कोमोटेक्सिस आखिर क्या है, क्यों जरूरी है, देखते हैं। माइक्रोबैक्टीरिया में कोमोटेक्सिस कोशिकाओं के आकर्षी रसायनों की ओर प्रवास करने या फिर उनसे दूर जाने को संदर्भित करता है।
तो आपके प्रश्न आ जाए कि कोमोटेक्सिस क्या है, तो कोमोटेक्सिस क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, उनके कोशिकाओं में ऐसे सेंस पाए जाते हैं जो या तो किसी केमिकल के तरफ अट्रैक्ट होंगे या क्या होंगे, उनसे दूर जाएंगे। सोमेटिक सेल्स बैक्टीरिया और अन्य एकल कोशिकाएं या बहुकोशिकीय जीव अपने वातावरण में मौजूद कुछ रसायनों के अनुसार अपनी गतिविधि करते हैं। कोमाटैक्सिस क्रियाएं जीवाणुओं के लिए भोजन की खोज में, जैसे ग्लूकोज की उच्च सांद्रता की ओर जाना या जहर जैसे फेनोल से बचने हेतु दूर भागने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो कोमाटैक्सिस एक्टिविटीज आखिर हैं क्या, कोमाटैक्सिस क्या होती हैं, कि ये कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं उनको ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि वो किसकी तरफ जाएं और किससे दूर भागें, उसके सेंस में सहायता करते हैं। तो इसी के साथ आज की ये टॉपिक सारे यहीं पे समाप्त होते हैं। तो मुझे आशा है आज आपको इसको कुछ समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।